नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज हम बात करेंगे नेपाल में हो सत्ता परिवर्तन की। एक नई लहर चली है इस वक्त नेपाल में और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा था कि जेंजी सड़कों पर निकल कर आए थे और सत्ता परिवर्तन की वो बात कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा है पिछले कई सालों में कि कई प्रधानमंत्री वहां पर नेपाल में आए लेकिन सत्ता को नहीं चला पाए सही तरीके से। और जब जनजी का गुस्सा फूटा, सड़कों पर निकले, तो एक बदलाव आया है और जो एक नई पार्टी बनकर आई है बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, उसको बहुत बड़ी संख्या में मिला है और सरकार बनाने वो जा रहे हैं। हमारे साथ नेपाल काठमांडू से ही बालेंद्र शाह की पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो है उनकी, वीरेंद्र के यहाँ उनका नाम है। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका स्टेट मिरर में, बहुत बहुत। जी धन्यवाद। पहले तो सबसे पहले बधाई आपको, इतना बड़ी जीत आप लोगों को मिली है। आखिर क्यों ये इतनी बड़ी जीत मिली वीरेंद्र जी? क्या कुछ इसके पीछे कारण रहे हैं? क्या जेनजी का गुस्सा था या नेपाल बहुत पीछे हो गया था विकास के मामले में? कौन से वो फैक्टर्स रहे जब इतना बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है और इतना प्रचंड बहुमत आपकी पार्टी को मिला है? सबसे पहले तो इसका झलक जो हम लोग फिल्म का जो टेलर कहते हैं ना, वो जी फिल्म का जी। टेलर के रूप में तो जेनजी विद्रोह हो गई थी। जेनजी विद्रोह ने इसको हम मीडिया भाषा में इस तरह से बोल सकते हैं कि जेनजी विद्रोह ने देश को फॉर्मेट कर दिया था। और हम्म अभी जो इलेक्शन हुआ है उस इलेक्शन में जो है नई प्रोग्राम को इंसर्ट कर दिया है। जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, बस उसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो हम्म देश में जो जो जकड़ी हुई स्थिति थी, यहाँ का पॉलिटिकल पोजीशन, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ का पॉलिटिकल पार्टियां का जो अपना मनपर्दी, वो सारा चीज को एक प्रकार से कहा जाए तो फॉर्मेट होके नई तरीका से नई नेपाल की ओर, नई नेपाल में नई दिशा की ओर जो है ये किया गया है। ये इसमें कोई गुस्सा भी इसको हम नहीं कह सकते हैं। हम्म इससे पहले ये था कि लोगों के पास विकल्प नहीं था, वही हम्म यूएमएल, वही कांग्रेस, वही माओवादिस्ट, इस टाइप का था इससे पहले। लेकिन इस बार हम्म। जो नई पार्टी के रूप में उभर के आए, हालांकि ये पार्टी का 3 साल हो गया है, 3 साल जी। पुरानी पार्टी है। रवि लामेछाने हमारे पार्टी के हेड हैं। रवि लामेछाने जी के अंडर में बालन शाह जी एज अ सीनियर लीडर हैं। और बालन शाह जी के चेहरा पे हम जो है ये चुनाव लड़े थे। जैसे आपके यहाँ मोदी जी का चेहरा को आगे किया गया था, जी जी उसी जी। तरह से हमारे यहाँ जो है नेपाल में बालेंद्र शाह बालेन को जो है एज अ पीएम चेहरा के रूप में आगे किया गया था। और लोगों ने भरोसा रखा, लोगों को भरोसा लगा, लोग को लगा हम्म कि ये चेहरा और ये पार्टी कुछ कर सकती हम्म। है। इसलिए जो मुझे लगता है कि आम जनता ने अपना भरोसा आरएसपी के पास या आरएसपी के ऊपर जताया है। वीरेंद्र जी, चूंकि देखिए बहुत बड़ी जीत आप लोगों को मिली है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आपको लोगों को मिली है। आपने जैसा कि कहा कि बदलाव चाह रही थी नेपाल की जनता, क्योंकि पिछले काफी सालों से हमने देखा था कि तमाम बार जो है विद्रोह हुए हैं, कई सरकारें बदली हैं, आई गई, लेकिन चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या वामपंथियों की सरकार रही हो या दूसरे दलों की सरकार रही हो, कहीं ना कहीं जैसे कि आपने जिक्र किया कि अपना फायदा ज्यादा देखते थे, देश का फायदा नहीं देखते थे। वीरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो जेनजी थे उन्होंने आपको विकल्प के तौर पर देखा है, पारंपरिक पार्टियों को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो लगातार विद्रोह हो रहा था सिर्फ वही कारण है, या फिर कुछ देश ने बदलाव चाह रही थी जनता, इसलिए एक नई पार्टी को अपनाया है उन्होंने और नए युवा चेहरों को सामने लेकर आया है? तो कहीं ना कहीं युवाओं ने भरोसा जताया है, क्योंकि बालन शाह युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, इसलिए उनको कहीं ना कहीं जनता ने पसंद किया है। जी बिल्कुल। पहले तो हमें ये क्लियर होना जरूरी है कि वह जो है जेनजी सिर्फ जेनजी आंदोलन नहीं थी। हम्म जो जेनजी आंदोलन जिसे कहा गया है, उसका हम्म पहला दिन जो है जेनजी का स्वाभाविक तौर पे जेनजी आंदोलन था। लेकिन उसके दूसरा हम्म दिन जब उसके ऊपर दमन हो गया तो आम जनता जो है आंदोलन कर दिया था। हालांकि वह आंदोलन का नाम जो है जेनजी आंदोलन कहा गया था। और अभी जो जो भी वोट मिली है वो सिर्फ जेनजी का वोट नहीं है, समग्र नेपाली जनता का वोट है। और समग्र नेपाली जनता जो वोट दिया है, खास करके आरएसपी के ऊपर जो भरोसा किया है, उसका एक ही सोच है। हालांकि जिस तरह से हमारे पार्टी के लीडर, हमारे पीएम का चेहरा बालेंद्र शाह ने अपना भाषण में जैसे उन्होंने कहा था कि हम हम्म इसलिए नहीं अपना वोट मांगना चाहते हैं कि हम मधेसी के लड़का हैं, हम इसलिए नहीं वोट मांगना चाहते हैं कि हम पीएम बनना है, हम इसलिए वोट मांगना चाहते हैं कि हमें जो है देश को बनाना है, देश को ठीक करना है, देश का जो बुरी हालत है वो बुरी हालत से ठीक हालत पे लाना है। तो इसलिए जो है आम जनता ने भरोसा रखा गया, खास करके क्लीन चेहरा के ऊपर, जो हम्म चेहरा
वो पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो चेहरा जो है पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आए हैं, वो काम करने के लिए आए हैं। हमारे बालेंद्र शाह या रवि लामिछा ने जहां जहां गए अपना रैली के तौर पे, कहीं पे भी उन्होंने अपना जो है वोट नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमें काम करने का अवसर दीजिए। तो काम करने के लिए जो है उन्हें बिठाया गया है, ना कि उनको जो है नेतागिरी करने के लिए, क्योंकि वो जो है आम चेहरा, आम पब्लिक में उनको ये दिख रहा है कि हमारा प्रतिनिधित्व, जो आम पब्लिक का जो प्रतिनिधित्व होता है, वो प्रतिनिधित्व बालेंद्र शाह जी करेंगे, रवि लामिछानी जी करेंगे, आरएसपी के लोग करेंगे। क्योंकि आरएसपी के जो भी उम्मीदवार है, जो भी उम्मीदवार है, वो सारे उम्मीदवार जो भी कैंडिडेट थे, सारे कैंडिडेट एक नौजवान और एक नए चेहरा के तौर पे, फ्रेशर जिसे हमें कहते हैं ना, मतलब कहीं जॉब वॉब के सिलसिला में कोई अनुभव नहीं है, फ्रेशर चेहरा। तो पॉलिटिक्स फ्रेशर चेहरा होने की वजह से मुझे लगता है सारे लोगों ने जो है ये चेहरा को विश्वास किया है। वीरेंद्र जी, एक सवाल ये भी उठता है, जी। चूंकि देखिए केपी ओली की पार्टी थी, प्रचंड साहब की पार्टी थी, हरका समांग की पार्टी थी, तमाम ऐसे पुराने राजनीतिक दल थे, नेपाली कांग्रेस थी, उनको कहीं ना कहीं आपने पटखनी दी है चुनाव में। हालांकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो 138 का है। क्या आपको लग रहा है कि अकेले दम पर बालेंद्र शाह की पार्टी या कहें कि जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है वो बहुमत तक पहुंच पाएगी, या फिर कुछ लगता है कि आगे पीछे हो जाएगा मामला अभी, क्योंकि भी पूरी तरीके से पिक्चर साफ नहीं हुई है, हालांकि बढ़त बहुत जगह आपको मिली हुई है। नहीं नहीं, आप तो सीन क्लियर हो गई है, आप तो एकदम आईना की तरह जो है क्लियर हो गया हम्म। है। वो हम्म। इसलिए कि हमारे यहाँ नेपाल में दो किस्म का चुनावी प्रोसेस है। एक जो है डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरा समानुपातिक इलेक्शन। तो जी। समानुपातिक से जो है 110 लोग आते हैं चुन के, और इधर जो है डायरेक्ट से 165 लोग आते हैं, दोनों मिला के 265 होती है, और वो जी। 265 में बहुमत करना होता है। तो हम तो हम्म। डायरेक्ट में ही जो है 100 पार कर लिए हैं, यानी कि हम्म। डायरेक्ट में ही हमें जो है बहुमत की नहीं दी थी कि हमें 138 चाहिए, लेकिन वैसे ही हम डायरेक्ट में आ रहे हैं। हमारे जो समानुपातिक वाला वोटिंग है उससे हम जो 70 प्लस का आंकड़ा लगा रहे हैं, 70 प्लस वहां से आ रहा है, तो हमें तो 2/3 का अपार बहुमत मिल रहा है सिर्फ एक पार्टी को। एक तो पार्टी को। इसलिए जो है उसमें अब कोई संचय का विषय नहीं रह गया है। विदर जी, जो कि देखिए समस्याएं तो बहुत सारी नेपाल में थी, हमने देखा है किस तरीके से पिछले कुछ समय में नेपाल में जो राजनीतिक दल है किस तरीके से काम किया है। चाहे क्योंकि भारत के साथ रिश्ते हमेशा नेपाल के बिल्कुल बहुत घनिष्ठ रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि जो संबंधों में पहले कुछ खटास आई भारत के साथ रिश्तों में, चाहे वो प्रचंड साहब के समय में हो, कोहली साहब के समय में हो, दोबारा से जो रिश्ते हैं वो प्रगाढ़ हो पाएंगे पहले जैसे? जो कि देखिए नेपाल को बहुत जरूरत है भारत की, सब जानते हैं इस बात को, क्योंकि अभिन्न अंग रहा है एक तरीके से भारत का। वो सब कहते हैं कि संस्कृत भाषा वहां बोली जाती है, हिंदी भाषी सबसे ज्यादा लोग वहां पर हैं। आगे के रिश्ते को भारत का किस तरह देखते हैं आप अपनी पार्टी में? जाहिर सी बात है कि इससे पहले जो भी रिश्ते बिगड़े थी, खास करके ओली जी के टाइम में ये रिश्ता जो है खटास आना शुरू हुआ था। लेकिन ओली जी हो या जो भी नेता हो, ये लोग अपना व्यक्तिगत स्वार्थ को लेके जो है देश को स्वार्थ डाल दिया था, इसलिए जो है संबंध बिगड़ा था, खटास आया था, जो कोई भी जो है उसमें तलखी दिखी गई थी। लेकिन अभी जो हमारे मैनिफेस्टो है, जो हम जो चुनाव में गए हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो चुनाव में गए हैं और अपना मैनिफेस्टो लेके गया है, तो मैनिफेस्टो में तो बाकायदा लिखा गया कि हम पड़ोसी को साथ में लेके जाएंगे, पड़ोसी दोनों पड़ोसी को हम साथ में लेंगे। इधर चाइना हमारे तरफ है, इधर जो है भारत हमारे तरफ है, और हम बीच में है, तो हमें जो है दोनों का जो है तालमेल लेके चलना है। हमें वहां का पॉलिटिक्स से कोई लेना नहीं है, और चाइना का भी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पड़ोसी के तौर पे जो है हम साथ में चलेंगे, ये तो हमारा मैनिफेस्टो कह रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैनिफेस्टो में जो भी चीज कहा गया है उसी तौर पे जो है एज ए पड़ोसी पे कहीं जात धर्म की बात नहीं होती है, कहीं विचार की बात नहीं होती है, पड़ोसी तो पड़ोसी होती है। इसलिए जो है हम पड़ोसी का अपना समझ के आगे बढ़ेंगे, और ये हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो भी कर रहा है। मुझे लगता है पार्टी का भी अगला आने वाला समय का दिशा भी वही रहेगा। वृंद जी, क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इस चुनाव में? क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहे थे, चाहे वो कोहली सरकार हो, प्रचंड सरकार हो, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था वहां पर उनके लिए। क्या लगता है कि जनरेशन शिफ्ट हुआ है और नई पीढ़ी ने भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं बिल्कुल हटाने का फैसला किया और तमाम युवा चेहरों को तरजीह दी है कहीं ना कहीं? आपको लगता है कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा रहा वहां पर? नेपाल में ना कि भ्रष्टाचार, यहाँ भ्रष्टाचार तो एक नंबर का मुद्दा है ही। उसके बाद जो है नेपोटिज्म जिसे कहते हैं ना हम, नातावाद कृपावाद वाला, तो नातावाद नेपोटिज्म जो है यहाँ पे ज्यादा चल रही थी। नेता का ही बेटा नेता होना, नेता का ही जो है घर परिवार का लोग सरकारी लाभ लेना, ये बड़ा जो हो गया था।
तो इस ये भी सबसे बड़ा जो है मुद्दा बन गया था। और ये दोनों मुद्दा का जो है, दोनों मुद्दा को खत्म करने के लिए जो है आम जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, खास करके राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को। और भ्रष्टाचार ही ना, यहाँ पॉलिटिकल सेटिंग जिसे कहता है ना, तो पॉलिटिकल सेटिंग भी यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा बन गई थी, क्योंकि यहाँ कोई पक्ष विपक्ष था ही नहीं। जैसे कि आप मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी को कोई काम करना हो, कोई काम वो करना हो, तो वो राहुल गांधी के साथ मिलके जाएंगे, तो ऐसा पॉलिटिक्स नहीं होता है। ठीक ऐसे नेपाल में था कि जो है प्रचंड के साथ मिलके चला जाना या कांग्रेस के साथ मिलके चला जाना, ओली फिर आके मिल जाना, मतलब यहाँ पक्ष विपक्ष कोई विचार का राजनीति हो ही नहीं रही थी, अपना फायदा के लिए आप जो कुछ भी बात कह करने रहे के हैं, लिए आप तैयार जो बात थे। कह रही हैं कि भारत का एग्जांपल इसमें दे रही हैं, हमारे यहाँ तो आपको क्या लगता है कि भारत में इस तरह की पॉलिटिक्स होती है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी मिलकर पॉलिटिक्स करते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये कभी संभव तो नहीं हो सकती है ना। हाँ जैसे कि हाँ। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों मिलकर पॉलिटिक्स करे, अपना मिला पत्र का पॉलिटिक्स करे, अपना सेटिंग वाला पॉलिटिक्स करे, वहां तो ये संभव नहीं हो सकती है ना। ठीक बिल्कुल। वैसे ही मैं एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ कि नेपाल में उसी तरह का जो विपक्ष थे वो पक्ष के साथ मिल जाते थे, जो पक्ष थे वो फिर दूसरा अगला वाला विपक्ष के साथ मिल जाते थे और मतलब एक मिलकर ही थाली के गवर्नमेंट छट्टे, बना लेते सारे थे। नेता एक ही थाली के छट्टे बट्टे थे वहां पर एक तरीके से। बस बस बस, तो इससे इससे ये पुष्टि हो रही थी कि ये सारे नेता भले ही कोई कम्युनिस्ट का दुकान चला रहा हो या कोई कांग्रेस का दुकान चला रहा हो, लेकिन सारे एक ही है, ये टाइप का हो गया था। तो आम हम्म, पब्लिक जो है इसको बदलाव के उसमें गया, ये सारा का हम्म, दुकान को बंद करने का उसमें चला गया। तो इसलिए हम्म, मुझे लगता है कि आम पब्लिक ने भरोसा जताया है हम्म, आरएसपी के ऊपर। आरएसपी के ऊपर इसलिए भी भरोसा जताया है कि हम्म, आरएसपी में सारे लोग फ्रेशनर हैं, सारे लोग फ्रेशनर पॉलिटिशियन हैं, सारे लोग नए पीढ़ी के लोग हैं, वो कुछ ना कुछ नए तरीका से काम करना चाहते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है बालेंद्र शाह तकरीबन 4 साल जो है काठमांडू महानगर पालिका का मेयर रहे हैं। मेयर वो रहे चार हैं। साल मेयर के तौर पे उन्होंने जो काम किया है, वो काम हम्म, जो उन्होंने दिखाया है, वो दिखाने को वो विश्वास के कारण से जो है आम पब्लिक इनको सपोर्ट किया। और दूसरा बात यह है कि हालांकि रवि लामेछा ने उससे पहले ही ये पार्टी स्टैब्लिश कर लिए थे, और इससे पहले जैसे ही 6 महीना के अंदर चुनाव हुई थी और 6 महीना के अंदर में ही 21 सीट लेके दिखा दिया था रवि लामेछाने ने। और अभी जो है उसी पार्टी में जो है एडजस्ट हो गए, उसी पार्टी में मर्ज हो गए बालेंद्र शाह। तो इसलिए जो है ये दोनों शक्ति यानी कि दो चेहरा, जैसे कि आपके यहाँ 1 मिनट के लिए हम कह दे तो राजनाथ सिंह मोदी जी या राजनाथ सिंह अमित शाह जी, उसी जी स्टाइल जी। से यहाँ दो चेहरा जो दिखा आम पब्लिक के रूप में, क्योंकि नेपाल में दो किस्म के लोग, दो समुदाय के लोग दिखेते हैं, ज्यादातर रूप में दिखता है पहाड़ी समुदाय और मधेसी समुदाय। तो इस बार जो है दोनों समुदाय एक साथ आ गए हैं, क्योंकि नेपाल में ये पहला इतिहास है कि कोई मधेसी चेहरा यानी कि तराई मूल के लोग पहली बार पीएम बनने का स्थिति पे चले गए हैं, और कोई पहाड़ी चेहरा उन्हें जो है पीएम बनाने का प्रोजेक्शन कर रहे हैं, यानी कि उस पार्टी का प्रेसिडेंट है। तो ये वाला स्थिति होने के कारण से भी यहाँ पे कुछ ना कुछ समुदाय का मुद्दा भी रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाला दिन में सब अच्छा होगा, नेपाल के लिए शानदार होगा। क्योंकि वीरेंद्र जी, जो जी बालेन शाह है वो लगातार नेपाल फर्स्ट की बात रखते हैं, नेपाल फर्स्ट की सोच रखने वाले वो शख्स माने जाते हैं। भारत के लिए और नेपाल के लिए क्या आपको लगता है कि वो अवसर आ गया है कि मिलजुल कर काम करा जाए और देश को आगे बढ़ा जाए? क्योंकि आपने बोला है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को जनता ने बेहद पसंद किया था, उसी तरीके से बालेन शाह को हमें पसंद किया है। तो क्या आपको लगता है कि बालेन शाह भी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने भारत को बहुत आगे तक लेकर गए हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर या उनसे सीख लेते हुए बालेन शाह काम करेंगे कुछ? बिल्कुल, बालन शाह ने काम करने के लिए पहले से ही प्लान बना रखे हैं। उन्होंने अपना प्लान तो जाहिर सी बातें बना रखे हैं, वो अपना प्लान को बता भी रहे हैं, कई सारे मंच पे उन्होंने अपना प्लान जो है सार्वजनिक भी कर दिए हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे किसी को सीख लेना या वो लेना, जो भी बड़े लीडर हैं, जो भी सफल लीडर है दुनिया में, तो उस दुनिया में सफल लीडर के रूप में एक नरेंद्र मोदी जी भी माने जाते हैं, क्योंकि लगातार 3 कार्यकाल उनका जो है सत्ता चल रहा है और उनको लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वहां से भी कुछ जो है सीख के चीज, उदाहरण के तौर पे, कुछ मिसाल के तौर पे बालन शाह भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि, लेकिन नेपाल के हित में जो भी चीज करनी हो, वहां पे बालन शाह का व्यक्तिगत हित का सवाल नहीं है, वहां नेपाल हित का सवाल है। क्योंकि हमारे यहाँ नेपाल फर्स्ट है, हम नेपाल फर्स्ट को पहले करते हैं। हालांकि नेपाल में कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन ने यहाँ पे जो है नेशनलिस्ट का जो होता है ना, नेशनलिस्ट राष्ट्रवाद का जो भी एक बिल्कुल मुद्दा बिल्कुल। बना रखा है। हालांकि इसलिए राष्ट्रवाद के सवाल पे हम ज्यादातर भारतवाद भी नहीं कर सकते हैं या चाइनावाद भी नहीं कर सकते, हम नेपालवाद वाले हैं। हमें चाहिए नेपालवाद, और नेपालवाद के हित के लिए हमें भारत, जाहिर सी बात है भारत जब भी नेपाल को साथ में ही लेके चले हैं, और नेपाल भी जो है भारत के साथ में ही चलेंगे, लेकिन नेपालवाद को, नेशन फर्स्ट को पहला पोजीशन में रख के आगे जाएंगे।
मेरा मेरा प्रश्न वीरेंद्र जी आपसे ये था, आपने बोला कि दोबारा नेपाल फर्स्ट कीजिएगा। की हम बात कर रहे हैं, ना हम चाइना फर्स्ट वाले हैं ना भारत फर्स्ट वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि जो पिछले सरकारें थी वो किस तरीके, कम्युनिस्ट सरकार जो थी आपके यहाँ की, वो चाइना के प्रभाव में ज्यादा रहती थी और उसी के चलते भारत के रिश्ते खराब हुए थे, उन्होंने भारत विरोधी काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन आप भी वही बात कह रहे हैं कि ना हम चाइना को नाराज करेंगे ना भारत को नाराज करेंगे। ऐसे में समन्वय किस तरह से बिठाएंगे आप, जो कि इंपॉर्टेंट देखिए भारत कहीं ज्यादा है चाइना से, आप भी जानते हैं इस बात को। नहीं 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 नहीं, जिस तरह से इससे पहले कहा गया था कि हम चाइना के लिए भारत से संबंध बिगाड़ रहे हैं या भारत के लिए चाइना से संबंध बिगाड़ रहे हैं, ये सब कहे जाने वाली बात है। यहाँ पे हम्म। कुछ वैसा हो नहीं रहा था। नेता लोग हम्म। अपना फायदा लेने के लिए ये बात हम्म। आम पब्लिक में फैलाते थे, लेकिन कहीं पे भी वो जो है नहीं भारत के लिए काम करते थे नहीं चाइना के लिए काम करते थे। नेता हम्म। या जो भी पॉलिटिशियन थे वो अपना लिए काम करते थे। विगत में भी यही था। लेकिन उसमें ये दोष जो है, हेकड़ी जो होता है ना, वो दोष हम्म। और हेकड़ी जो है चाइना के ऊपर फेंक देते थे या भारत के हम्म। ऊपर फेंक देते थे। ये हम्म। स्थिति था विगत में। अब जो है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी अपने आप में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है। वो कभी भी नहीं कहा है कि हम कम्युनिस्ट पार्टी हैं या हम समाजवादी पार्टी हैं। वो कोई विचार को अपना आप में स्वीकार नहीं किया है। सिर्फ राष्ट्रीय हम्म। स्वतंत्र पार्टी ने कहा है कि हम डेमोक्रेट पार्टी हैं, लेकिन हम किसी आयातित विचार को नहीं लेंगे। तो इसलिए जो हम्म। मुझे लगता है कि उन्हें नेपालवाद पे आगे चलना है, नेपाल के लिए आगे चलना है। नेपाल हित के लिए यदि भारत के साथ लेना अच्छा रहेगा तो वो भी किया जाएगा। इसमें ये अपना जो है अपना पक्ष को आगे करके आगे बढ़ेंगे, हम्म। क्योंकि यहाँ नेपाल में ये हो गया है कि अभी भी आज से ही विपक्षी दल जो है बोलना शुरू कर रखा है कि ये जो भी चुनाव हुआ है, ये चुनाव में जो है विदेशी का इशारा में चुनाव हुआ, विदेशी के साथ सपोर्ट से जो है ये भी चीज हुआ। इसलिए नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी अभी भी ये सब विषय में कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि पब्लिक में जो है प्रोपगंडा फैलाने की भी बात होती है। तो इसलिए हम बिल्कुल इतना ही बिल्कुल। कहेंगे अभी कि हम नेपाल पक्ष को अपना साथ में लेके, नेपाल हित को अपना साथ में लेके, नेशन फर्स्ट को मुद्दा को अपना साथ में हम्म। लेके आगेंगे। और जाहिर सी बात है कि भारत हमारे पड़ोसी है। भारत साउथ एशिया का एक विशाल राष्ट्र है। उनको हम आंख दिखा के कभी नहीं आगे जा सकते हैं। लेकिन हम अपना जो हमारा हित है वो हित को जो है अपना बिल्कुल। साथ में लेके आगे और जरूर भारत ने बढ़ेंगे। हमेशा ये से हमारा नेपाल पार्टी के का हितों जो के है लिए ही मूल काम किया। उद्देश्य है। वीरेंद्र जी, नेपाल, भारत ने हमेशा से नेपाल को एक सच्चा साथी माना है, उनके रिश्तों, उनके जो हित हैं उनको हमेशा ध्यान रखा है। लेकिन पिछले सरकारों ने कहीं ना कहीं उन हितों को अपने लिए यूज कर लिया था और जो संबंध थे भारत के शायद इसी वजह से खराब हुए। लेकिन मेरा सवाल आपसे एक चलते चलते वीरेंद्र जी ये है, आपने नेपोटिज्म की बात की यहाँ पर, जो कि बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं नेपोटिज्म को नेपाल की जनता ने उखाड़कर फेंक दिया है, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानते हैं। वो इसलिए कि नेपोटिज्म को इसलिए उखाड़ के फेंक दिया गया है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में उनका जो अपना विधान है, उस विधान में ही ये लिखा गया है कि इस पार्टी का जो भी लीडर बनेंगे उसका परिवार के लोग, कोई सरकारी सुविधा या परिवार का लोग ही जो है कि दूसरा कोई अपना अवसर इस टाइप का नहीं ले पाएंगे। तो पार्टी का तो अपना मैनिफेस्टो में ही ये बात लिखा गया है, उसका विधान में ही ये बात उल्लेख किया गया। तो इसलिए जो है नेपोटिज्म, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो है फलाने नेता का ही बेटा नेता बनना, ढिमकाने नेता का ही नेता बनना, इस टाइप का जो था कांग्रेस, एमआलए और जो भी पार्टी जो है वो सब में था, तो उसका जो है विकल्प में रूप में रासोपा आने की वजह से, रासोपा यानी कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वतंत्र स्वतंत्र पार्टी, पार्टी, तो बिल्कुल। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने जो ये अपना रखा था, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको साथ भी दिया है। और हमारा और वो जेनजी आंदोलन के टाइम में भी एक मुद्दा भ्रष्टाचार को रखा गया था, दूसरा मुद्दा नेपोटिज्म को भी रखा गया था। तो उस जेनजी आंदोलन में जो भी मांगे उठी थी, उस मांग को जो है सहर्ष स्वीकार करके राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने आगे बढ़ा था, लेकिन और वहां का मैंडेट को जो है लेके आगे बढ़ा था। इसलिए हम कहते हैं कि जनता हमें साथ दिया है। वीरेंद्र जी, क्योंकि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है वर्ल्ड का, सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक शक्तियां हमारे भारत देश में हैं, और हमने भी देखा है जिस तरह की जो आंदोलन से निकली पार्टियां होती हैं, भारत में भी कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो आंदोलन से निकले हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो जब सत्ता में आ गए तो वो भी पुराने राजनीतिक दलों की तरह काम करने लगे, हमने भी देखा है। हम उम्मीद करते हैं कि शायद आपकी जो पार्टी है, जो नई बनकर आई है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, शायद वो भी उसी तरीके से काम करे जो अपने मैनिफेस्टो लेकर आई है। लेकिन समय के साथ हमने देखा है, चाहे वो किसी भी देश में हो, जो भी आंदोलनकारी पार्टियां होती हैं बनकर आती हैं, उनको कई बार सत्ता मिल जाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाद में चलते चलते ना उसी ट्रैक पर आ जाती हैं जैसे आम आम पार्टियां होती हैं, उन्हीं रास्तों पर वो अपनाने चल जाती हैं। शुरुआत में जरूर लगता है जनता को कि हमने एक विकल्प चुना है, लेकिन जब वो लोग भी राजनीति में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी उसी राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं जो पहली पार्टियां रहती हैं। भ्रष्टाचार में वो शामिल हो जाते हैं, भाई भतीजावाद यहाँ पर सामने देखने में आता है, और तमाम तरह की चीजें हैं
वो देखने में आती है। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी पार्टी में ऐसा ना हो? इस क्वेश्चन का जवाब मैं इस तरह से आपको देना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति या कोई कपल मान लीजिए शादी करके आते हैं, तो हम जब उन्हें देखने जाते हैं तो उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि जुग जुग जियो या तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सफल रहे। सफल हाँ, रहे। हम कभी भी ये आशंका नहीं करते हैं कि दोनों डिवोर्स कर लेंगे। हाँ, हम्म। ठीक वैसे ही आम पब्लिक ने जो है वोट दिया है, तो अभी ये चीज को कल्पना करना उतना अच्छा नहीं रहेगा। आने वाला दिन में क्या होगा नहीं होगा, जैसे ही परिणाम खराब आएगी उसका पार्टी का परिणाम भी खराब आएगा। लेकिन बिल्कुल। जनता ने जो है नेपाल के इतिहास में पहली बार, आज तक के नेपाल के इतिहास में पहली बार किसी एक पार्टी को इस तरह से अपार बहुमत दिया है। यही बड़ी बात है, यही सबसे बड़ा विश्वास है। अब जो है ये, हालांकि हमारा पार्टी ने ये भी अपना जो है, कल विज्ञप्ति आया था, पार्टी ने अपना विज्ञप्ति में ये भी कहा था कि हम कहीं पे भी है विजय जुलूस नहीं करेंगे, हम कहीं पे भी अपना विजय यात्रा नहीं निकालेंगे, क्योंकि विजय यात्रा तभी निकाली जाती है जब जंग जीती जाती है। तो हम तो जंग जीते ही नहीं है ना, हमें आम जनता ने जो है अपना प्रतिनिधि बना के भेज दिया, तो हम काहे करेंगे? जंग क्योंकि तो अब शुरू हुई है। किसी को 2 सीट मिलता है और हमें चार चार सीट मिलती, हम प्रतिस्पर्धा करते तब जाके जंग जीती जाती। या तो प्रतिस्पर्धा हुई नहीं है, बाकी सारे लोग जो है खत्म कर दिया गया है, सारे लोग को जो है साइज में भेज दिया गया है और राष्ट्रपा को सबसे ऊपर भेज दिया गया है। तो यानी कि पूरा जनता का ये पार्टी हो गया है। जाहिर सी बात है, जनता ने जिस तरह से विश्वास की है इस पार्टी को, उसी तरह से जो है ये पार्टी काम करने की कोशिश करेगी। और जिस दिन पार्टी जो है ट्रैक से बाहर निकल जाएंगे, उस दिन जनता भी जो है साथ देना छोड़ देंगे। यही राजनीति का बिल्कुल सिस्टम है जी। उम्मीद करते हैं वीरेंद्र जी की आप जो बात कह रहे हैं कि जनता ने पसंद किया है और जनता की उम्मीद पर खरा उतरना आपकी पार्टी की जिम्मेदारी है अब, और कहीं ना कहीं बड़ा मैंडेट आपको दिया है। शुभकामनाएं हैं मेरी भारत की तरफ से, हमारे अपने चैनल की तरफ से, कि आप जो एक नई पार्टी का विकल्प जनता ने स्वीकार किया है, वहां पर आपको प्रचंड बहुमत दिया है। आप नेपाल के हितों में काम करें, भारत के साथ अच्छे संबंध बने, यही उम्मीद करते हैं। आपको बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से।